गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा गणी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है 9 फरवरी और इस वीडियो के अंदर 9 फरवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में कवर करने वाले हैं। और आज बहुत शानदार करंट अफेयर्स है, बहुत अच्छा करंट अफेयर्स है दोस्तों। और वीडियो के एंड के अंदर 3 प्रमुख दुर्ग हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। सोनारगढ़, अचलगढ़ और एक और दुर्ग रहेगा जिनको कंप्लीट करेंगे। और एक न्यूज़पेपर की जो कटिंग है उसमें सौर ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा से संबंधित इन्वेस्टमेंट राजस्थान अभियान के अंतर्गत सरकार के द्वारा बहुत सारे समझौते वगैरह किए गए हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो भी फैक्ट वगैरह है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से संबंधित जो फैक्ट वगैरह हैं परीक्षा के अंदर आए उनको कवर कर लेंगे। बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया मैंने। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ में कि सीढ़ियाँ उन्हें भी मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें भी मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद ही बनाना है। दोस्तों रास्ता वगैरह जो भी आपको है अपनी मंजिल के लिए जिस तरह के तौर तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे वो अपने को खुद को बढ़ाने पड़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज़पेपर की कटिंग्स के अंदर कि अक्षय ऊर्जा के अंदर राजस्थान को सिरमौर यानी सरकार के द्वारा सार्वजनिक और निजी कंपनियों के साथ में मिलकर इन्वेस्टमेंट राजस्थान अभियान, इन्वेस्टमेंट ये याद रखना, इन्वेस्टमेंट राजस्थान अभियान है, उसी के अंतर्गत सरकार के द्वारा ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट राजस्थान अभियान के माध्यम से सरकार ने अक्षय ऊर्जा के अंदर 3,05,00,000 रुपए के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU यानी समझौते वगैरह हैं सरकार के द्वारा किए गए हैं ताकि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर राजस्थान को और आगे, प्रदेश को और आगे बढ़ाया जा सके। विभिन्न कंपनियों के साथ में मिलकर सरकार ने इतने लाख करोड़ रुपए के समझौते किए, इतना इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले टाइम के अंदर राजस्थान के अंदर अक्षय ऊर्जा वो रहती है जो नवीकरणीय संसाधनों से प्राप्त की जाती है, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये बायोगैस के जो भी एनर्जी वगैरह हो वो सारी के सारी इसके अंदर। ये राजस्थान के अंदर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आ क्यों रहा है? राजस्थान में इतना ज़्यादा निवेशक वगैरह है, इन्वेस्टर रुचि क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि राजस्थान के अंदर क्या सिस्टम है भाई, राजस्थान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। क्यों? राजस्थान की जो सौर ऊर्जा क्षमता है वो 142 गीगावाट है। राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा क्षमता है वो 142 गीगावाट है दोस्तों, जो देश का लगभग 19% है। तो ये फैक्ट याद रखना, देश के अंदर राजस्थान का 142 गीगावाट सौर ऊर्जा कैपेसिटी है कि इतनी ऊर्जा का निर्माण है वो राजस्थान के अंदर किया जा सकता है। राज्य का सौर विकिरण क्षमता प्रतिदिन कितना है? 5.72 W, ठीक है, एच प्रति वर्ग मीटर। ये देश के अंदर सर्वाधिक है। जो विकिरण क्षमता है यानी सौर जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्राप्त होती है। यहाँ पे धूप वगैरह वो ज़्यादा रहता है, तापमान वगैरह, उसकी वजह से जो सौर विकिरण वगैरह है, आसमान साफ रहता है तो सौर विकिरण की क्षमता है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है। राज्य के अंदर प्रति वर्ष 325 दिनों का औसत के साथ में देश का सबसे अधिक धूप वगैरह खिलती रहती है। तो ये इसकी वजह से कैपेसिटी राजस्थान की 142 गीगावाट है। राज्य के अंदर पवन ऊर्जा क्षमता है वो 127 गीगावाट का अनुमानित है। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिए, 142 सौर ऊर्जा, 127 पवन ऊर्जा क्षमता, ठीक है। राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा परियोजना में 9,552 मेगावाट क्षमता के साथ में कर्नाटक को पछाड़ के देश के अंदर नंबर 1 है। ये अक्टूबर 2021 के अंदर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसकी रिपोर्ट के आधार पे राजस्थान ने 9552 मेगावाट क्षमता के साथ में देश के अंदर नंबर 1 सिचुएशन के अंदर है सौर ऊर्जा के मामले के अंदर। पहले कर्नाटक था अपने से आगे, हमने क्या है कि उसको सरप्लस करके आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है तो वो राजस्थान है। ये फैक्ट भी यहाँ पे याद रखोगे। राजस्थान के अंदर अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए लगभग 125 लाख हेक्टेयर भूमि पड़ी है। सरकार के पास में 125 लाख हेक्टेयर भूमि पड़ी है। और इस तरह की अब देखो सौर ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला राजस्थान प्रथम स्थान था। सौर ऊर्जा के मामले में पॉलिसीज लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज, ये फैक्ट वगैरह आप नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र है वो मथानिया जोधपुर के अंदर लगा था। तो प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान का कहाँ पे लगा था? जोधपुर मथानिया के अंदर लगा था। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो
नागौर के अंदर, खींवसर के अंदर लगा। खींवसर के अंदर तहसील है, वहाँ पे राजस्थान में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगा था। ये याद रखना दोस्तों। राजस्थान की सौर ऊर्जा चालित प्रथम नाव वगैरह पिछोला झील के अंदर। तभी क्या है कि राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह आ रहा है, क्योंकि राजस्थान की जो कैपेसिटी है। अगला देखिए, राजस्थान के अंदर सौर ऊर्जा पार्क बढ़ाला के बारे में बात करते हैं, जोधपुर का, जो देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। देश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, वो बढ़ाला जोधपुर के अंदर है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है भाई, 2250 मेगावाट के आसपास इसकी कैपेसिटी है। मैं इसका डाटा कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन 2200 के आसपास है। ठीक है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र यानी सीज, राजस्थान में सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र है वो कहाँ पर है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन तीनों को सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र घोषित किया गया है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर दोस्तों याद रखना। और अब पार्क बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी। भादला जो सोलर पार्क है, देखो उसकी कैपेसिटी ये रही, 2255 मेगावाट क्षमता के साथ में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का पार्क है। ठीक है, याद रखोगे। फलोदी पोखरण सोलर पार्क है, फतेहगढ़ सोलर पार्क है, और नोक सोलर पार्क है, वो अभी स्टेब्लिश किया जा रहा है 925 मेगावाट की क्षमता के साथ में। राजस्थान का दूसरा बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है। राजस्थान का दूसरा बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कौन सा है, तो बीकानेर के जो नोक है वहाँ पे सरकार के द्वारा एक नया सोलर पार्क है वो विकसित किया जा रहा है। छाबड़ा जो थर्मल सुपर क्रिटिकल तकनीक है, छाबड़ा कहाँ पे है भाई, बूंदी के अंदर है ना। कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को जरूर बताना कि छाबड़ा जो थर्मल सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है वो कहाँ पे है। तो ये राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल तकनीक पे आधारित छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट है। वो राजस्थान का सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित पहला पावर प्लांट है, ये याद रखोगे। ये जो पहला और ये रहता है ना, ये आपको एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन रहते हैं, सीधे क्वेश्चन। ठीक है। इसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, 2320 मेगावाट की क्षमता के साथ में कैपेसिटी रहने वाली है जून 2019 के अंदर। लेकिन आप इतना याद रखिए, सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित छाबड़ा पावर स्टेशन है वो राजस्थान का प्रथम। अगला सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो गंगानगर के अंदर है, और राजस्थान का सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये प्रथम है। छाबड़ा केवल सौर ऊर्जा का पावर प्लांट था, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट था सुपर क्रिटिकल तकनीक पर। लेकिन जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो राजस्थान का कौन सा है, पहला सूरतगढ़ हो गया। ठीक है इसका, और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र भी है। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है। याद रखना दोस्तों। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर 250 मेगावाट क्षमता के साथ में 6 इकाई है। इसकी वजह से इसकी 1500 मेगावाट की क्षमता के साथ में राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है जो अभी भी इसके अंदर। इसको राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, कि राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ है वो किसे कहा जाता है, कि सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट को कहा जाता है। ठीक है, ये नोट कर लेना दोस्तों। अगला कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं। ये राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। दूसरा सुपर, पहला कौन सा है, सूरतगढ़, ठीक है, दूसरा कोटा, जो राजस्थान का दूसरा बड़ा विद्युत संयंत्र भी है जो कोयला पे आधारित है। अगला दोस्तों पवन ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। पवन ऊर्जा जो अक्षय ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पवन ऊर्जा की राजस्थान में कैपेसिटी कितनी है भाई, अभी बात की थी 127 मेगावाट। ठीक है, सरकार के द्वारा पवन ऊर्जा नीति है वो कब लेके आई थी, 2012 के अंदर। 18 जुलाई 2012 को राजस्थान सरकार के द्वारा पवन ऊर्जा नीति लेके आई थी। ठीक है, ये डेट याद कर लो, 2012 18 जुलाई। ठीक है, और बिजली उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा का दोहन करने के मामले में भी है कि राजस्थान एक अग्रणी राज्य है दोस्तों। ये भी आप याद रखोगे। राजस्थान के अंदर 18,770 मेगावाट क्षमता के साथ में ऊर्जा वगैरह है उसका उत्पादन होने का अनुमान है। और राज्य के अंदर मार्च 2019 तक कुल 4310 मेगावाट क्षमता के साथ में पवन ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किए गए हैं। ये मार्च 2019 का डाटा है। ठीक है, थोड़ा सा पुराना डाटा है दोस्तों, लेकिन आप इसकी पॉलिसीज वगैरह याद रखिए। पॉलिसीज याद रखिए। पवन ऊर्जा नीति कब आई थी, तो 18 जुलाई 2012 को। ये सार्वजनिक क्षेत्र के पवन ऊर्जा संयंत्र है। जैसलमेर का जो अमर सागर है वहाँ पे पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का जो पवन ऊर्जा संयंत्र है वो जैसलमेर के अमर, और राजस्थान का ये
प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है 1999 के अंदर जैसलमेर के अमर सागर के अंदर राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़ के अंदर, तीसरा फलोदी जोधपुर के अंदर ये यहाँ पे पवन ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किए गए। आपको कैसा लगा? देखो मैंने कहा कि पूरा पूरा राजस्थान का जो अक्षय ऊर्जा संसाधन है उसके महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मैंने बताए। अगला दोस्तों अब क्या कर लेते हैं भाई, चुनावी पंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये है चीट स्टडी सर्किल। कौन सा? चीट स्टडी सर्किल है। और दोनों जो नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि सलाहकार बनने में क्या धरा है, यानी गहलोत साहब के सलाहकार बनने में क्या धरा है, रीट में घुसने का कोई जुगाड़ लगाओ। रीट है, रीट में घुसने का, ताकि क्या है कि पैसे कमाए। इधर सलाहकार बनने से कुछ नहीं होना। ये निरंजन आर्य साहब हैं जिनको हाल ही के अंदर सलाहकार बनाया है, जो राजस्थान के पूर्व सचिव थे, अभी हाल ही के अंदर रिटायरमेंट हुआ था उनका। तो ये बोल रहे हैं कहाँ पे खड़े होके, वो भी चीट स्टडी के अंदर, चीट स्टडी सर्किल पे खड़े होकर ये बातें कर रहा है कि सलाहकार बनने में कोई धरा नहीं है, कोई धरा नहीं है, रीट में घुसो और जुगाड़ लगाओ। ठीक है, तो आप सभी को राम राम सा। आज कार्टून बाबा नहीं है दोस्तों, कार्टून बाबा बीमार हो गए बारिश की वजह से। नेक्स्ट दोस्तों रीट के बारे में बात कर लेते हैं। सरकार के द्वारा व्यास कमेटी, ये याद रखोगे, व्यास कमेटी किससे संबंधित है? तो परीक्षा के अंदर जो गड़बड़ी वगैरह है, धांधली वगैरह है, उसको नकल, परीक्षा के अंदर जो नकल वगैरह है उसको रोकने को लेके सरकार के द्वारा एक व्यास कमेटी की स्थापना की है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पे आगे की जो परीक्षा तिथि है उसकी घोषणा की जाएगी। और सरकार के द्वारा जो रीट लेवल 2 था उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, लेवल 1 है वो रहेगा, लेकिन लेवल 2 है उसको रद्द कर दिया गया है। और साथ में जो आने वाली जो शिक्षक भर्ती परीक्षा रहेगी रीट की, उसके अंदर क्या रहेगा, 2 परीक्षा होगी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। पहले क्या होगा, पात्रता परीक्षा होगी, और उसके बाद में पात्रता जो परीक्षा है, जो स्टूडेंट वगैरह पात्रता परीक्षा को पास कर लेगा वो आजीवन प्रमाण पत्र रहेगा। उसके बाद में सेकंड नंबर पे होगी वो सरकार के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग परीक्षाएं वगैरह आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये नया नियम वगैरह अभी संशोधन की तैयारी वगैरह सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक है, ये आप रीट की एक नज़र डालो तो आप देख सकते हो थोड़ा सा कि 2019 के अंदर ये घोषणा वगैरह है। गहलोत सरकार के बनने के 4 साल बाद तक अभी भी इनके द्वारा एक भर्ती है वो पास अपनी कंप्लीट नहीं कर पाई है। 2019 के अंदर रीट आई थी, 2021 में इसकी विज्ञप्ति वगैरह जारी की गई थी। 5 बार एग्जाम वगैरह इसकी चेंज कर दी, और लास्ट में 26 सितंबर को एक महान घोटाला होता है जिसमें रीट जो सेकंड लेवल है दोस्तों उसको पूरा लगभग क्या कि 12 लाख क्या कि स्टूडेंट वगैरह हैं जिनके साथ ये खिलवाड़ हुआ है। ठीक है, 10 लाख लोग बैठे थे परीक्षा के अंदर, लेकिन ये सारी के सारी रद्द कर दी गई है। और जो रीट का जो फर्स्ट लेवल है उसके भी चांसेस हैं अभी भी, क्या है कि जिस तरह का विरोध वापस वगैरह स्टार्ट हुआ है, आज विधानसभा वगैरह को घेरने की बात की गई है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को जो रीट 2022 है, जो पिछली बार गलती की, अभी सरकार प्रेशर में है, तो अपने को रीट वगैरह की जो सेकंड जो लेवल की जो एग्जाम होगी उसमें अपने लिए बहुत फ़ायदा है दोस्तों, क्योंकि 16,500 पद जो पहले से थे, इसके अलावा सरकार के द्वारा जो 20,000 पद वगैरह घोषणा किए गए थे, ठीक है, उनको 10,000 और बढ़ा दिया। जो 14-15 मई की डेट घोषित की गई थी 20,000 की, तो वो 30,000 कर दिए, प्लस 16,500 पद ये हो गए, तो 46,500 पद हो गए टोटल दोस्तों, जिनकी क्या कि रीट सेकंड लेवल की जो भर्ती है वो जैसी कमेटी वगैरह की रिपोर्ट आ जाएगी लगभग जुलाई के अंदर 46,500 पोस्ट की क्या कि एग्जाम होने वाली है। अपने को क्या है कि लग जाना है, अपने को क्या है अपना जो भी बोरिया बिस्तर उठाओ और लग जाओ दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है भाई? उड़िया का पठार है राजस्थान का। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो माउंट आबू गुरु शिखर है उसके जस्ट नीचे स्थित है। ठीक है, उड़िया का पठार पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे बताओ कौन सा है? सेकंड नंबर पे है आबू पर्वतखंड। आबू पर्वतखंड है राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। तीसरा भाई भोराट का पठार। भोराट का पठार है जो राजस्थान का, जिसपे जरगा जो पर्वत जो राजस्थान की तीसरी ऊंची चोटी जरगा पर्वत है वो कहाँ पे स्थित है? भोराट के पठार के अंदर स्थित है, जो राजस्थान का तीसरा बड़ा ऊंचा पठार है। लासड़िया का जो पठार है एक तरह का उदयपुर के अंदर है, ये कटा फटा पठार है एक तरह का। ठीक है, कटा फटा पठार है एक तरह का। और ये बिजोलिया पठार कहाँ पे है भाई? भीलवाड़ा के अंदर। तो ये फैक्ट वगैरह आप याद रखोगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा संभाग कौन सा है? आओ संभाग के बारे में पूरा बात करेंगे। ठीक है, सीधा फैक्ट बारे में बात करेंगे। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से कुल 7 संभागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, संभागीय व्यवस्था है उसकी शुरुआत 1949 के अंदर हुई थी।
संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1949 के अंदर। किसने की थी? हीरालाल शास्त्री की सरकार के द्वारा की गई थी। लेकिन क्या हुआ था? 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया। शुरुआत कब की गई? 1949 के अंदर। समाप्त कब किया? 1962 के अंदर। शुरुआत किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। मोहनलाल सुखाड़िया उसने क्या कि बंद कर दी गई, ठीक है। लेकिन 1987 के अंदर हरिदेव जोशी की सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था दोबारा स्टार्ट की गई थी। तो प्रशासनिक दृष्टि से संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 1949 में हुई थी, लेकिन 1987 के अंदर दोबारा हरिदेव जोशी की सरकार के द्वारा किया गया था। ये फैक्ट याद रखना। 1987 के अंदर राजस्थान का छठा संभाग बना था, अजमेर को बनाया गया था। जयपुर से अलग करके अजमेर को नया संभाग, छठे संभाग के तौर पर 1987 के अंदर। और लास्ट राजस्थान का सबसे नया संभाग कौन सा था? भरतपुर, जिसको कब बनाया गया है? 4 जून 2005 को। तो 4 जून 2005 है, तब क्या है कि भरतपुर को एक नया संभाग बनाया गया था, 7वां संभाग। और छठा संभाग अजमेर 1987, ठीक है। कुछ तथ्य वगैरह। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर। तो आपको आंसर मिल गया, जोधपुर और भरतपुर राजस्थान के सबसे बड़े और छोटा संभाग है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर, क्योंकि जयपुर के अंदर लगभग खुद के अंदर जयपुर के अंदर ही 66 लाख के आसपास पॉपुलेशन वगैरह है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ा संभाग है, लेकिन जनसंख्या के मामले के अंदर सबसे छोटा संभाग है। सर्वाधिक साक्षर संभाग, यानी जिसकी लिटरेसी वगैरह पढ़े लिखे लोग हैं, वो जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जिलों वाले संभाग कौन से हैं? जोधपुर और उदयपुर। आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ कि जोधपुर और उदयपुर है, इसके अंदर कितने जिले हैं? सबसे ज़्यादा जिले वाले जो संभाग हैं वो जोधपुर और उदयपुर है। कुछ और फैक्ट दोस्तों, सर्वाधिक नदियाँ कहाँ पे? कोटा संभाग के अंदर। और सबसे कम नदियाँ संभाग कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। बीकानेर का जो संभाग है जहाँ पे सबसे कम नदियाँ हैं। सभी संभागों की सीमा को छूने वाला संभाग कौन सा है? अजमेर। अजमेर क्या है कि सेंटर में पड़ता है, और अजमेर का जो संभाग है 1987 में बनाया गया था, और इसकी जो है सीमा वगैरह है वो सारे संभागों को क्या कि टच करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाला संभाग कौन सा है? तो जोधपुर और बीकानेर। जोधपुर और बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूने वाले, न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को न अंतर्राज्यीय सीमा को छूने वाला संभाग है वो अजमेर का संभाग है, क्योंकि अजमेर का संभाग जो अंदर बीच में पड़ता है, राजस्थान की हार्ट के अंदर पड़ता है, राजस्थान का हृदय, ठीक है। ये आप फैक्ट वगैरह याद रखोगे। नेक्स्ट दोस्तों, उद्योग के प्रमुख सचिव टी रविकांत है। टी रविकांत है, जिसको राजसिको का अध्यक्ष बनाया गया। राजसिको है जो बोर्ड है उसका अध्यक्ष बनाया गया, किसको? रविकांत को, जो क्या है ऑलरेडी उद्योग का प्रमुख सचिव है। तो ये एक अपॉइंटमेंट हुई है जो आप याद रखोगे। अब आपको राजसिको के बारे में बताता हूँ। राजसिको की जो फुल फॉर्म है राजस्थान लघु उद्योग निगम। राजस्थान लघु उद्योग निगम है, जिसकी स्थापना 1961 के अंदर हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर के अंदर, ठीक है। इसका काम क्या है? राजस्थान के जो भी लघु कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग वगैरह हैं, खासतौर से जो कारीगर वगैरह, दस्तकार वगैरह है, उनका विकास करना, उनको उनसे जुड़े हुए जो भी काम वगैरह करना, यानी लघु और कुटीर ग्रामीण उद्योग वगैरह हैं, उनसे जुड़े हुए काम करने का जो काम है वो राजसिको के द्वारा किया जाता है। राजस्थान लघु विकास निगम, जिसका गठन 1961 के अंदर हुआ था। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन मेरे को जल्दी जल्दी बताओ। RFC राजस्थान वित्त निगम है, उसकी स्थापना कब हुई थी? राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? 1955 के अंदर। ये मिलान वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। राजस्थान वित्त निगम है, इसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। रिको की स्थापना कब हुई थी? रिको की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1969 के अंदर। और एक और ऑर्गेनाइजेशन है रूडा, यानी रूरल अर्बन क्या की डेवलपमेंट है ना, राजस्थान अर्बन क्या की डेवलपमेंट एजेंसी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 के अंदर। RFC की स्थापना 1955 के अंदर, रिको की स्थापना 1969 के अंदर, और रूडा की स्थापना है 1995 के अंदर हुई है। ये याद रखोगे, ठीक है। जो रूडा है इसकी फुल फॉर्म, सॉरी दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। रूरल यानी राजस्थान ग्रामीण गैर कृषि विकास निगम है, इसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। तो ये चारों के चारों जो ऑर्गेनाइजेशन है। अगला कटिंग क्या बोल रहा है कि कोटा के अंदर एक पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र का स्थापना की जाएगी। कोटा लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं
वर्तमान के अंदर ओम बिरला साहब हैं, उनके प्रयासों से संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी को एक और सौगात मिली है, जो विदेश मंत्रालय के द्वारा कोटा के अंदर एक पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र है, इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये सांसद के द्वारा क्या है कि अपने प्रयासों से क्या है कि कोटा के अंदर एक पूर्ण पासपोर्ट सेवा केंद्र है, उसकी स्थापना की जाएगी, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी भाई? विदेश मंत्रालय के द्वारा। तो आप याद रखो कि हाल ही के अंदर पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो कहाँ स्थापित हो रहा है? तो कोटा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, कल क्या था? सूर्य सप्तमी थी। सूर्य सप्तमी थी, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि यहाँ पे गलता की जो पहाड़ी है वहाँ पे सूर्य मंदिर भी है। कल वाले जो वीडियो है उसके अंदर आप जरूर देखना। ये तस्वीर है झालावाड़ की, झालावाड़ की झालरापाटन की है दोस्तों, जिसमें ये बोला गया है कि तस्वीर उड़ीसा के की जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उड़ीसा का जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसी की तर्ज पे झालरापाटन में बने हुए सूर्य मंदिर की ये तस्वीर है, जहाँ पे सूरज की पहली किरण आती है। ठीक है, और भगवान के पैर छूती है ये सूरज की, इसीलिए पूरा पूरा सूर्य मंदिर। तो राजस्थान का सूर्य मंदिर कहाँ पे है भाई? ये झालरापाटन के अंदर है, जो एकदम सेम टू सेम उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के समान है। इसका निर्माण कब हुआ था? 10वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण हुआ था सूर्य मंदिर का। ठीक है, झालरापाटन के अंदर सूर्य मंदिर है, याद रखोगे। अगला जल जीवन मिशन, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर एक झार एक गांवों को सभी घरों को जल नल के माध्यम से पानी पहुंचा दिया गया है। जल जीवन मिशन है वो केंद्र सरकार का एक मिशन है, जल शक्ति मंत्रालय का, जिसके अंतर्गत टारगेट ये रखा गया है कि 2024 तक सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, प्रत्येक ग्रामीण परिवार है उसको टेप वाटर, यानी टेप वाटर है नल के माध्यम से जल वो प्रदान किया जाएगा। 2024 का टारगेट रखा है और राजस्थान के द्वारा ये परफॉर्मेंस की गई है कि एक झार गांव है उनके सभी घरों को नल के माध्यम से पानी पहुंचा दिया गया है। ये इसके अंदर बात की गई है, इसके अलावा कुछ और फैक्ट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हालांकि नेशनल न्यूज है, लेकिन जेएनयू की जो है ना, जेएनयू की पहली महिला कुलपति है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की गई है, जिसका नाम क्या है भाई? शांति श्री धूलीपुड़ी। शांति श्री धूलीपुड़ी है वो जेएनयू की जो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उसकी पहली महिला कुलपति बनी है, क्योंकि वहाँ पे यूजीसी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसके अध्यक्ष के रूप में जगदीश कुमार, जो जेएनयू के कुलपति थे जगदीश कुमार, याद रखना, हाल ही के अंदर जेएनयू के कुलपति थे जगदीश कुमार, जिनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यूजीसी उसका अध्यक्ष बनाया गया था 5 साल के लिए। तो वहाँ पे पोस्ट खाली थी, तो वहाँ पे जेएनयू पर एक नई महिला, जेएनयू की पहली महिला कुलपति है वो शांति श्री धूलीपड़ी को बनाया गया है, जो ऑलरेडी क्या है कि जेएनयू की स्टूडेंट रह चुकी है। तो ये देखो कितना गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि आप जिस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हो उसी का कुलपति वगैरह है, जो डीन वगैरह बन के निकलते हो। अगला दोस्तों, राजस्थान का स्टैटिक जीके है, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले अचलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे? माउंट आबू के अंदर। इसके निर्माता कौन थे भाई? परमार वंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। अचलगढ़ दुर्ग है उसका कुंभा के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया था, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, इस दुर्ग के अंदर क्या है भाई? गोमुख मंदिर है, ओखा रानी का महल है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और सावन भादो झील। ये दोनों के दोनों जो फैक्ट है, एक तो अचलगढ़ दुर्ग है उसका पुनर्निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा किया गया। इसके अंदर एक ओखा रानी का महल और सावन भादो झील, ये दोनों अचलगढ़ दुर्ग की प्रसिद्ध है। और वहाँ पे एक खाड़ी वगैरह प्रसिद्ध है। अचलगढ़ दुर्ग एक खाड़ी पर, इसको भंवराथल के नाम से भी जाना जाता है। अचलगढ़ दुर्ग है उसको भंवराथल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मोहम्मद बेगड़ा जो मुस्लिम शासक था, मोहम्मद बेगड़ा, उसके द्वारा मूर्तियों को नष्ट करने पर मधुमक्खियों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया था उस टाइम। ठीक है, इसीलिए इसको अचलगढ़ दुर्ग है उसको भंवराथल के नाम से जाना जाता है। तो ये एक पटकथा है, पटकथा तो नहीं बोल सकते हो, किंवदंती वगैरह है वो इससे जुड़ी हुई है। ठीक है, अगला सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पे है भाई? त्रिकुट की पहाड़ी पे, जैसलमेर की जो त्रिकुट पहाड़ी है वहाँ पे सोनारगढ़ गया कि दौरा दुर्ग वगैरह है। ठीक है, इसके निर्माता कौन थे? 1155 के अंदर राव जेसल के द्वारा सोनारगढ़ दुर्ग है इसकी स्थापना की गई थी। ये राजस्थान के अंदर 2.5 सांके के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एकमात्र किला है जो 2.5 सांके के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन कौन से सांके भाई? सबसे पहले 1292 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज के मध्य युद्ध हुआ था। तो 1292 के अंदर ये युद्ध हुआ था, किसके बीच में? अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज के मध्य। फिर 1370 के अंदर फिरोज शाह तुगलक और रावल दुद्दा के मध्य क्या युद्ध हुआ था। 2 सांके हो गए। और 2.5वां जो सांख्या था वो 1550 के अंदर। तो 1292, 1370 और 1550, ये 3 जो
ढाई सांके वगैरह हैं वो सोनारगढ़ दुर्ग के अंदर प्रचलित है। वहाँ पे क्या है कि 1550 में अमीर अली और राव लुणकनसर के मध्य युद्ध हुआ था, लेकिन उसमें क्या अर्ध सांका हुआ था, क्योंकि केसरिया हुआ था लेकिन महिलाओं ने क्या कि जोर नहीं किया था, इसीलिए ढाई सांके के लिए प्रसिद्ध है। अर्ध सांका, तो अर्ध सांका कब हुआ था? 1550 के अंदर। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह थे। अगला ये धावन दुर्ग है। धावन दुर्ग वो दुर्ग हो गया जो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर क्या स्थित रहता है, एकदम मिट्टी वाले जो एरिया रहता है समतल मैदान पे, उसको धावन दुर्ग कहा जाता है। इसमें काली माता का मंदिर है, सतियों की पगलियाँ हैं और जीन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको स्टार लगा लो। जीन भद्र के सूर्य की ग्रंथ के भंडार है, इसका परकोटा है, उसको कमरकोट के नाम से जाना जाता है। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया दोस्तों। और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को डूंगर पे पहुंचाने की। ये वीडियो बोल रहा है कि मेरे को डूंगर पे पहुंचना है, ऊंचा जाना है, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने जो भी करीबी यार दोस्त वगैरह हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है मुझे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।